गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं हैं, और अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हमें इसमें कर्ण की लंबाई बतानी है कि इसमें से कर्ण की लंबाई कितनी है। तो जैसे ये फर्स्ट है हमारा, इसमें है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग होता है, उन दोनों का अगर हम योग करें तो वह कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके उसका योग करना है। अगर वो योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग ले लिया। तो छोटी भुजा क्या थी हमारी, 7 और 24, सबसे बड़ी है 25। तो यहाँ पर मैंने दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग ले लिया, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग आएगा हमारा 49 और 24 का वर्ग आएगा हमारा 576। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 625। और सबसे बड़ी भुजा है हमारी 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 625। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो हमारे 625 के बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग जो है, उन दोनों का योग जो है वो 25 के वर्ग के बराबर आ गया। इसलिए यह क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज के जो कर्ण की हमें लंबाई बतानी थी वो कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा हमें यहाँ पर दी हुई थी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटे बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे फर्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, यानी कि पी पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तथा क्यू आर पर एक बिंदु एम दिया हुआ है। इस प्रकार दिया हुआ है कि पी एम जो है वो क्यू आर पर लंब है। हमें ये दिखाना है कि पी एम का स्क्वायर जो है वो क्यू एम डॉट यानी कि मल्टीप्लाई एम आर के बराबर है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें दिया क्या हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें हमें पी पर कितना दिया हुआ है, 90 का एंगल दिया हुआ है। तो ये हमारा पी बिंदु होगा और इनमें से हम किसी को भी क्यू या आर मान सकते हैं। तो मैंने इसको पी, ये हमारा पी है, इसको मैंने क्यू मान लिया, इसको मैंने आर मान लिया। तो पी पर है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और हमें ये भी दिया हुआ है कि क्यू आर पर एक बिंदु एम है और पी एम जो है वो क्यू आर पर लंब है। तो पी एम जो है वो क्यू आर पर लंब है, तो ये वाले एंगल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे हम, अगर आप ध्यान से देखें बेटे, यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास ये वाला कोण कितना है, पूरा ये हमारा 90 है। तो ये दोनों का योग भी कितना होगा, 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों का योगफल भी 90 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया त्रिभुज पी क्यू आर में हमारा ये कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसको मैंने ले लिया समीकरण 1। उसके बाद मैंने ले लिया त्रिभुज एम पी क्यू। अब एम पी क्यू में देखिए, एम पी क्यू में हमारा ये वाला 90 है, तो अगर ये वाला 90 है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, हमारा 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, इसमें भी तीनों का योगफल 180 होगा। अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों का योगफल भी 90 होगा। तो एम पी क्यू में मैंने लिख दिया 2 + 4 = 90। ये वाला 2 + 4 = 90 हो जाएगा।
तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर करें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 जो होगा वो कोण 2 प्लस कोण 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम कोण 2 जो है कोण 2 से कट कर देंगे तो हमारे पास आ गया कोण 1 बराबर कोण 4। ये हो गई हमारी समीकरण 3। इसी प्रकार बेटा अगर हम यहाँ पर देखें कि कोण हमारा जो है 1 जो है वो 4 के बराबर आ गया, अगर हम इसी तरह से देखें तो 2 जो होगा वो हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ लिख दिया कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है। तो ये ले ली मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने 2 त्रिभुज लिए हैं, कौन कौन से? त्रिभुज PMR और त्रिभुज MPQ। ये वाले छोटे दोनों त्रिभुज लिए हैं PMR और MPQ। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो एक कोण है वो हमें 4 के बराबर हम प्रूव कर चुके हैं, 2 जो है वो हम 3 के बराबर प्रूव कर चुके हैं, और ये वाला कोण जो होगा हमारा RPQ, RPQ। तीसरा बेटा ये जो थर्ड कोण है हमारे पास, ये वाला कौन सा है? ये PMR और PMQ। इधर से PMR और PMQ ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे PMR और PMQ। एक तो हमने इसमें किया कोण 1 बराबर कोण 4, ये हमने समीकरण 3 से इक्वल किया है। 2 बराबर 3 ये समीकरण 4 से, और PMR और PMQ ये वाले जो एंगल हैं हमारे, ये वाले एंगल क्या है हमारे? दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब यहाँ पर तीनों कोण जो हैं, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण हमने बराबर कर दिए। जब हमने तीनों कोण बराबर कर दिए तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PMR जो है वो त्रिभुज MPQ के समरूप हो जाएगा। कौन सी समरूपता लगेगी यहाँ पर? कोण 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 या फिर एंगल 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 समरूपता से। यहाँ पर हम लेंगे एंगल 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 समरूपता से। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ तक मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले हमने 1 + 2 बराबर 90 किया बड़े त्रिभुज में, फिर छोटे त्रिभुज में हमने 2 + 4 बराबर किया 90 के। इन दोनों इक्वेशन से हमने एक कोण को 4 के बराबर कर दिया। इसी प्रकार आ जाएगा हमारा कोण 2 बराबर कोण 3। अब हमने 2 छोटे त्रिभुज लिए हैं यहाँ पर PMR और PMQ। तो यहाँ पर 1 को 4 के बराबर हम कर चुके हैं, 2 को 3 के बराबर कर चुके हैं, और PMR जो है वो PMQ के इक्वल है क्योंकि दोनों कोण हमारे 90 के हैं। प्रत्येक हमारा 90 है। तो A यानी कि कोण 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 समरूपता से हमारा त्रिभुज PMR जो होगा वो त्रिभुज MPQ या PMQ कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं ये कि त्रिभुज MPQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PMR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजाएं मैंने कौन कौन सी ली हैं? PM और RM। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, PM और यहाँ से लिए हमने RM। तो इसकी मैंने यहाँ देखो ये वाली भुजा ली है PM MPQ में, MPQ में मैंने ली है PM, और PMR में मैंने ली है RM। इस त्रिभुज से ये वाली भुजा और इस त्रिभुज से ये वाली भुजा। तो इन दोनों के वर्गों का अनुपात जो है इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर आप रीज़न लिखोगे कि क्योंकि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये लिखेंगे रीज़न। तो यहाँ पे त्रिभुज MPQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PMR का क्षेत्रफल बराबर PM का स्क्वायर बटे RM का स्क्वायर। अब त्रिभुज MPQ
का क्षेत्रफल हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना लंब, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो एम पी क्यू का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर एम पी क्यू का क्षेत्रफल में आधार हमारा क्या हो जाएगा क्यू एम, और लंब हो जाएगा हमारा पी एम। ऐसे ही पी एम आर में हमारा आधार हो जाएगा आर एम और इसका लंब हो जाएगा पी एम। ये हमारे कर्ण हो जाएंगे इन त्रिभुजों में। तो ये आधार ये लंब, और इस त्रिभुज में ये आधार और ये वाला लंब। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/2 गुना क्यू एम गुना पी एम बटे 1/2 गुना आर एम गुना पी एम। तो पी एम से हमारा पी एम कैंसिल हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और इधर हमारा सेम ही है पी एम का स्क्वायर बटे आर एम का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये जो आर एम का स्क्वायर है वो इस साइड ले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया क्यू एम बटे आर एम गुना आर एम का स्क्वायर। तो इस आर एम की वैल्यू से इसका स्क्वायर जो है वो कट हो गया, तो हमारे पास आ गया पी एम स्क्वायर जो है वो क्यू एम इंटू आर एम के इक्वल हो गया। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया, वहाँ पे हमें एम आर चाहिए था, तो भुजा को हम आर एम भी लिख सकते हैं और एम आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया पी एम का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, यानी कि इस आर एम को मैंने अब लिख दिया एम आर। तो यही हमने प्रूव करना था, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। इसके बाद बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की हमें लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाएं हमारी समान होंगी। तो अगर भुजा हमें 2a दी हुई तो इसको तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी 2a के इक्वल हो जाएंगी। तो हमें दिया क्या हुआ है, दिया है हमें एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 2a है, और हमें ज्ञात क्या करना है इसके शीर्ष लंब की लंबाई, यानी कि AD जो है AD की लंबाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है। इसका शीर्ष लंब है हमारे पास AD। तो हमने यहाँ पर रचना में क्या किया है, AD जो है वो लंब लिया है BC पर, और इसी की लंबाई जो है हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भुजा कितनी है हमारे पास 2a, और AD हमें शीर्ष लंब दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन से ADB और ADC। यहाँ पे मैंने डायग्राम दोबारा बनाया है जिसमें वही बताया है, तीनों भुजाएं सेम बताई हैं 2a 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 और AD हमारा शीर्ष लंब। तो ये वाला और ये वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें ADB और ADC में हमने क्या किया, AD बराबर AD, ये दोनों में क्या हो जाएगा बेटे, दोनों त्रिभुजों में ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, दोनों में सेम है ये। और ADB कोण और कोण ADC ये भी दोनों में सेम हो जाएगा, प्रत्येक 90, क्योंकि ये हमने शीर्ष लंब लिया है। जब लंब लिया है तो ये वाले एंगल्स हमारे कितने हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे। तो कोण ADB बराबर कोण ADC जो है वो प्रत्येक क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और AB इज़ इक्वल टू AC, ये मैंने कैसे लिया, AB इज़ इक्वल टू AC, क्योंकि ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसमें AB जो है वो तीनों भुजाएं इक्वल है, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो AB बराबर AC। तो अब यहाँ पर हमने एक ये भुजा दिखाई बराबर, और एक ये भुजा दिखाई, और हमने ये एंगल 90 का दिखाया। तो ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे ADB और ADC, ये दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सी कसौटी लगेगी, कौन सी लगेगी इसमें RHS, यानी कि RH कौन सी होती थी हमारा, एक तो होता था राइट एंगल, दूसरा होता था हाइपोटेन्यूज, और तीसरी होती थी हमारी कोई भी साइड। यानी कि एक अगर हमने राइट एंगल इक्वल कर दिया यानी 90 इक्वल कर दिया, एक हमने हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका कर्ण इक्वल कर चुके हैं हम दोनों समकोण त्रिभुजों का, और एक कोई भी साइड हमने यानी कि इनका शीर्ष लंब इक्वल करके दिखा दिया। तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पर ये दो तीसरी भुजा है ये भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि अगर हम सर्वांगसम शो करते हैं तो बाकी के एंगल्स और बाकी की भुजाएं भी हमारी क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया BD बराबर CD बाय क्या लिखेंगे CP CT कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो
बचे हुए जो भाग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, बी डी प्लस सी डी लिख दिया, बी सी को मैंने लिख दिया बी डी प्लस सी डी, और सी डी की जगह फिर बी डी लिख दिया। तो सी डी की जगह मैंने बी डी पुट कर दिया, बी डी प्लस बी डी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। तो 2BD जो है वो BC के इक्वल आ गया। तो 2BD जो है BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई थी 2A, तो यहाँ पर मैंने BC की वैल्यू लगा दी 2A। तो यहाँ पर BD जो है वो किसके इक्वल आ गया, A। अब BD और CD जो है वो दोनों इक्वल कर दिए थे, तो BD और CD की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A आ गई। अब हम लेंगे त्रिभुज ADB। अब ADB में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। अब हम त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ADB त्रिभुज हमारा ये रहा ADB। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ देखिए AB का स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो क्योंकि हमें यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, निकालनी है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। तो AB का वर्ग जो है वो AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर AB की वैल्यू है हमारे पास 2A, सारी भुजाओं की लंबाई हमें 2A दी हुई है, तो यहाँ पर हमने 2A का वर्ग कर दिया। AD हमें शीर्ष लंब निकालना है, तो AD का वर्ग, और BD की वैल्यू अभी हमने A निकाली थी, तो BD की वैल्यू हमने यहाँ पर A लगा दी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 2A का वर्ग आ गया 4A स्क्वायर, AD का वर्ग आ गया AD स्क्वायर, और A का वर्ग आ गया A स्क्वायर। ये A स्क्वायर इस साइड जाएगा हमारा, तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर जो है वो 3A स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो AD की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3A स्क्वायर का वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो AD की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर तो वर्गमूल 3 आएगा और A स्क्वायर का A बाहर आ जाएगा। तो AD की वैल्यू आ गई हमारे पास √3A। तो यहाँ पर शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो है हमारे पास √3A। बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 6.5, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 समझा दिया है। और जो मैंने आपको लिंक्स भेजे थे वीडियोस के, जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी वीडियोस, उनके जो लिंक्स भेजे थे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो हो गया था। तो अब आपके एक्सरसाइज 6.5 के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 से।